अच्छा जी, अब हम आते हैं रोल ऑफ एएनएस पे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा जो है। अच्छा जी, एएनएस की जो दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, द सेकंड वन इज सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं कि ये हमारे हार्ट रेट को कम करते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं कि ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स है ना, वो हमारे हार्ट के मेनली एस ए नोड एवी नोड में प्रेजेंट होते हैं मेनली, सही है। थोड़े बहुत फाइबर्स जो है वो इसके एट्रियम में होते हैं, एंड बहुत कम फाइबर्स जो है वो इसके वेंट्रिकुलर मसल्स में होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके उसके फाइबर्स पूरे हार्ट में होते हैं, सी ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट, चाहे वो एट्रियम है चाहे वो वेंट्रिकल है, हर जगह पे इसके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। अच्छा जी, अब पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के साथ क्या होता है, उसके साथ होता है वेंट्रिकुलर एस्केप। पैरासिम्पैथेटिक आप लोगों को पता है कि वो जो है एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो है, अब इसके दो इफेक्ट्स होते हैं आपके हार्ट रेट पे। एक तो ये एस ए नोट की जो रिदमिसिटी होती है या उसका जो रेट होता है उसको कम करता है। दूसरा ये क्या करता है कि एवी जो जंक्शनल फाइबर्स होते हैं उसकी एक्साइटेशन को ये कम करता है। महविश माइक्रोफोन ऑफ कर दे प्लीज। अच्छा जी, तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है कि इस ये जो है आपके एस एनोड की रिदमिसिटी को भी कम करता है, जो कि नॉर्मली है -70 to 80 पर मिनट है ना, तो ये उसको कम करता है। दूसरा ये क्या करता है कि ये एक्साइटेबिलिटी ऑफ एवी जो जंक्शनल फाइबर्स होते हैं उनको कम कर देता है, सही है। सो ये जो है अगर इसकी माइल्ड सी स्टिमुलेशन हो पैरासिम्पैथेटिक की, तो ये हार्ट रेट को 1/2 ऑफ द नॉर्मल तक भी लेके जा सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हो तो ये आपके हार्ट रेट को कम्प्लीटली स्टॉप भी कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि अब इम्पल्सिस जो है एस ए नोड कम जनरेट कर रहे हैं, वो इम्पल्सिस कंडक्ट भी नहीं हो रही एवी फाइबर्स में। सो क्या होता है आइदर केस में क्या होता है कि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, सो वो बीटिंग स्टॉप कर देते हैं फॉर 5 to 20 सेकेंड्स, सही है। 5 to 20 सेकेंड्स तक जैसे ही ये बीटिंग स्टॉप कर देते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि परकेंजी फाइबर स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो सेल्फ एक्साइटेशन स्टार्ट कर देते हैं। एंड परकेंजी फाइबर स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि वो जो है 15 to 40 इम्पल्सिस पर मिनट वो जनरेट कर सकता है, सही है। तो आपका वेंट्रिकल जो है 15 to 40 बीट्स पर मिनट के हिसाब से बीटिंग करना स्टार्ट कर देता है, सही है। नॉर्मली जो है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट के हिसाब से बीटिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक की स्टिमुलेशन आती है, तो फिर ये जो है 15 to 40 बीट्स पर मिनट के हिसाब से स्टिमुलेशन करता है, और इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप, ठीक है। तो स्टार्ट में वेंट्रिकल स्टॉप हो जाते हैं 15 to 20 सेकंड्स तक, फिर जैसे ही परकेंजी फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, वेंट्रिकल फिर से बीटिंग स्टार्ट कर देता है, और इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप, सही है। अच्छा जी, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म ये है कि एसिटाइल कोलिन जो है ये क्या करता है कि ये आपकी पोटेशियम आयंस की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सही है। सो पोटेशियम आयंस जो है उसकी आउटफ्लक्स होगी, ज्यादा से ज्यादा आउटफ्लक्स होगी। एंड पोटेशियम की आउटफ्लक्स जब होती है, तो आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि जब आउटफ्लक्स होती है तो वो हाइपर पोलराइजेशन करता है, सही है। अब एस एनोड की हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, अब उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए जो है ज्यादा टाइम लगता है, सही है। इतनी हाइपरपोलराइजेशन उसमें हो जाती है, जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -60, लेकिन इस हाइपरपोलराइजेशन की वजह से जो नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -60 या -75 तक पहुंच जाते हैं, सही है। तो अब जो है थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से उसकी जो रिदमिसिटी होती है एस एनोड की वो कम हो जाती है, सही है। समझ आ गई। यस मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।
अच्छा जी। अब जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके एसए नोड की रिदमिसिटी को भी इंक्रीज करता है। आपको पता है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रेस वाली कंडीशन में ज़्यादा काम करता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में ज़्यादा काम करता है। सो ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। सो ये हार्ट रेट की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करता है। सो मेनली ये क्या करता है कि एसए नोड की जो डिस्चार्ज होता है, उसकी जो रिदमिसिटी होती है, उसको इंक्रीज करते हैं। सेकंड क्या करते हैं कि ये रेट ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज कर देता है। कंडक्शन कहाँ से होती है? इंटरनोडल फाइबर से होती है, एवी नोड से होती है, परकेंजी फाइबर से होती है। तो उसका जो कंडक्शन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सही है। एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। आपके मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो एज अ होल आपके हार्ट की जो पूरी एक्टिविटी होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन की है या फिर चाहे वो बीटिंग की है, तो एज अ होल वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी जो है या बीटिंग जो है वो ट्रिपल भी हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है। और हर रेट की जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो टू फोल्ड तक इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। अगर सिंपैथेटिक की मैक्सिमल स्टिमुलेशन हो। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक की स्टिमुलेशन हो वो आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। अगर सिंपैथेटिक की स्टिमुलेशन होगी तो वो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जिस तरह हमने पढ़ा कि एसिटाइल कोलिन जो है, जो पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है, वो क्या करता है कि पोटेशियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। सही। सो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है कि ये कैल्शियम एंड सोडियम आयंस की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। सो जैसे सोडियम एंड कैल्शियम की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो जल्दी से थ्रेशोल्ड की तरफ जाएगा और जल्द ही जो है एक्शन पोटेंशियल उसमें जनरेट होगा। ठीक है। तो इस वजह से जो एस ए नोड की सेल्फ एक्साइटेशन होगी वो एक्सेलरेट हो जाएगी एंड हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सही है। समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। अच्छा। सो पूरा कार्डियक साइकिल जो है वो हमारा 0.8 सेकंड तक होता है। इसमें जो है हर जगह पे थोड़ा थोड़ा डिले आता है। एंड सिस्टोली जो है दैट इज 0.27 सेकंड्स एंड डायस्टोली इज 0.53 सेकंड्स। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही डालो। अच्छा जी। और यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। अब आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे समझ ना आई हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं रिपीट करवा देती हूँ।